हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम कर रहे हैं रिवीजन आर पार। जी हां दोस्तों, रिवीजन आर पार तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। डिटेल्ड वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम फिलहाल आईएमपी क्वेश्चंस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं और उसी की कड़ी में आज हम एक और क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्या एग्जैक्टली लिखना है, कैसे पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है, कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपके पॉइंट में आने ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं दोस्तों आज का आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। दोस्तों याद रखिए, ओसीएम में हर आंसर के अंदर अगर आप डेफिनेशन से शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा और मजबूत बन जाएगा। आपके आंसर की जो ओवरऑल पैकेजिंग है वो बहुत बढ़िया बन जाएगी। ओसीएम एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं लिखना तो बहुत ज्यादा पड़ता ही है, लेकिन अगर आप कुछ शॉर्ट कोड्स के साथ इसे याद करके आसानी से अगर कुछ समझकर कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये सब्जेक्ट। दोस्तों याद रखिए कि आपको मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर लेना है। हम ये आंसर आज जो पढ़ रहे हैं वो है प्लानिंग से जुड़ा हुआ। हेनरी फ्योल ने हमेशा से कहा है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, to manage is to forecast, to manage is to forecast, plan, organize, command and control, plan, organize, command and control, plan, organize, command and control। ये जो post decog है दोस्तों, यही है इस चैप्टर की जान, that is functions of management। अलग अलग मैनेजर के फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। इस चैप्टर में 10-10 पॉइंट्स के आंसर हैं। प्लेलिस्ट में हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया ही है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसके 10 पॉइंट का आंसर आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है आपके सामने, CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS। जी हाँ दोस्तों, CID ऑफ PMS से आप आसानी से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ये आंसर याद कर सकते हैं। पॉइंटर्स आपको समझ गए तो आप आसानी से अंदर का कंटेंट लिख पाएंगे। दोस्तों ऐसे कई शॉर्ट कोड्स आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि पॉइंटर्स के अंदर का कंटेंट जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो मेंशन करने होंगे, तभी आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होगा और प्लानिंग का जो कोर मीनिंग है वो आप पेपर में प्रेजेंट कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं CID ऑफ PMS के अंदर दोस्तों 10 पॉइंट्स हैं और इन 10 पॉइंट्स के अंदर आप देख सकते हैं C से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों ये जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल चाहते हैं कि मैनेजर बहुत ही खूबी से बखूबी अपने फंक्शंस को निभाए और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने में मदद करे। तो याद रखिए दोस्तों, गोल्स अचीव सक्सेसफुली तभी होंगे जब बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। मैनेजर जब तक अपने सबऑर्डिनेट्स को सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन नहीं कर देगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। और इसीलिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट C से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, C फॉर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों बस इसी प्रकार 10 पॉइंट्स हमारे सामने हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव C से, इसके बाद आता है I से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, D से डिसीजन मेकिंग। बेसिकली हम जान रहे हैं कि प्लानिंग का महत्व क्या है। आप क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि भैया प्लानिंग का फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम जानना चाहते हैं कि भाई क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और वही यहां पर रीजंस बता रहे हैं। C से क्लियर ऑब्जेक्टिव यानी प्लानिंग से ऑब्जेक्टिव मकसद क्लियर हो जाता है। I से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस यानी प्लानिंग से परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में भी प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। D से ये हो गया हमारा CID। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, आंसर का नाम CID ऑफ PMS। C से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, I से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस और D से डिसीजन मेकिंग। बढ़ते हैं ऑफ पे, तो O से आता है एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट, बहुत ही आसान सा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। O से
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का यूज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों ये हर फंक्शन का काम है, मैनेजर का ये खास काम होता है कि उसे ध्यान रखना है कि वेस्टेज ना हो, और इसीलिए ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के बाद एफ से फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड अदर मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक्चुअली में दो पॉइंट्स है दोस्तों, एक है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन और दूसरा है फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट फंक्शंस। तो इस प्रकार दो पॉइंट एफ से हमारे सामने आ जाते हैं सीआईडी ऑफ पीएमएस में, और एफ से फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आल्सो, यानी मैनेज करना ये एक कला होती है, और एक मैनेजर को फोरकास्ट करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं दोस्तों कमांड कंट्रोल ये सारी चीजें उसे आनी चाहिए, और इसीलिए इन सभी चीजों को करने के लिए, इन सभी दूसरे फंक्शंस को करने के लिए भी प्लानिंग मदद करती है। दैट इज व्हाई एफ फॉर फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आल्सो, यानी मैनेजर को पूरी तरह से मदद मिलेगी अगर वो अच्छे से प्लानिंग करेगा। तो ये ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज और एफ से फैसिलिटेट्स नाम के 3 पॉइंट हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं पी, एम और एस की ओर। आसानी से आंसर याद हो जाएगा दोस्तों, सीआईडी ऑफ पीएमएस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सीआईडी ऑफ पीएमएस। पी से आता है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या मकसद है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो क्लियर कर लेता है, वो प्रोवाइड करता है, हमें एक आउटलाइन बनाकर देता है, एक मैप, रोड मैप तैयार करता है जिससे हम एक्शन ले सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा दोस्तों पी से ही प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अगर आप सही ढंग से प्लानिंग करते हैं, अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, तो आप जरूर इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करेंगे, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड्स को मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, और वही है प्रमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज। इसके अलावा दोस्तों एम से मिनिमाइजेस रिस्क। अगर आप प्लानिंग से काम कर रहे हैं तो संकट कितना भी बड़ा हो, आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए रिस्क तो कभी खत्म नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन मिनिमाइज, उसे कम जरूर किया जा सकता है, और इसी में प्लानिंग आपकी मदद करती है। प्लानिंग मिनिमाइजेस रिस्क। और आखिरी पॉइंट की बात करें तो एस से दोस्तों सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी हर सबऑर्डिनेट से, हर एम्प्लॉय से मिनिमम कितना काम निकलवाना है, इसका एक स्टैंडर्ड तो सेट करने में प्लानिंग जरूर मदद करती है। इस प्रकार दोस्तों प्लानिंग का इंपॉर्टेंस इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। सीआईडी ऑफ पीएमएस, सीआईडी ऑफ पीएमएस, सीआईडी ऑफ पीएमएस एकदम आसान सा आंसर है दोस्तों आज का। लिखकर इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स या शॉर्ट कोड्स के जरिए आप पॉइंटर्स तो याद रख लेंगे। अब हम बारीकी से हर पॉइंट पे नजर डालते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं उन शब्दों को, उन सेंटेंसेस को जो आपके पॉइंटर्स में जरूर झलकने चाहिए, जिससे आपका आंसर एक मजबूत आंसर बन जाए। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, शुरुआत आपको इंट्रोडक्शन से करनी है। इसमें आप हेनरी फ्योल का प्लानिंग या मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिख सकते हैं, और फिर आप पॉइंटर्स लिखिए, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कीजिए, और धीरे धीरे करते हुए आप कंक्लूजन तक पहुंचिए। ये पूरी पैकेजिंग आपको मार्क्स दिलवाने में मदद करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हर पॉइंट को बारीकी से देखते हैं। अभी आपने पॉइंटर्स तो देख लिए सीआईडी ऑफ पीएमएस में। हम शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जिसका नाम है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो टेक्स्ट बुक क्या कहती है दोस्तों? हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मकसद ये है दैट ऑब्जेक्टिव्स सेट हो जाएं, मकसद सबको पता हो कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, और इसीलिए टारगेट सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। तो आप अंडरलाइन कीजिए दोस्तों यहां पर विद कंसर्न्ड विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे। concerned with setting objectives and targets. इसके अलावा दोस्तों it helps manager to analyze the present condition of the organization and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future. Underline कीजिए, understand current position, understand current position, understand current position and attaining desired position in future, attaining desired position in future, यानी प्लानिंग के जरिए आप अभी की परिस्थिति को तो समझ ही सकते हैं, साथ ही साथ आप आगे भविष्य में किस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो भी क्लियर कर देता है प्लानिंग का फंक्शन। तो इस प्रकार पहला पॉइंट आप समझ पाए होंगे, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, दूसरा पॉइंट बहुत ही आसान सा, आई से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है।
अगर आप प्लानिंग से एक प्रॉपर सेट ऑफ माइंड से तैयारियां करते हुए एग्जाम देने जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ऐसे ही आप उठकर एग्जाम देने चले गए बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के, तो शायद आप एग्जाम में कम मार्क्स लाएंगे। और इसीलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर मैनेजमेंट करें, आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें, आप प्रॉपर प्लानिंग करें, और इसी से होगा परफॉर्मेंस इंप्रूव। और इसीलिए तो हम रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं दोस्तों। रिवीजन होगा आर पार, तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। दोस्तों बात करें अगर टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक कहती है इट हेल्प्स मैनेजर टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज by establishing objectives and selecting a course of action. It is beneficial for the organization. अंडरलाइन कीजिए दोस्तों यहां पर, improve future performances of employees। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके आंसर में झलकनी चाहिए। improves future performances of employees। साथ ही साथ planning leads to efficient working of the employee। अंडरलाइन कीजिए efficient working of the employee। जो मजदूर है, जो काम करने वाला है, जो ऑफिस का स्टाफ है आपका, वो अपनी परफॉर्मेंस में एफिशिएंट बन जाता है, बहुत ही काबिल बन जाता है अगर प्रॉपर प्लानिंग से उससे काम करवाया जाए। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉइज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस। This improvement in performance, underline कर दीजिए, this improvement in performances result into higher profitability of the organization। यानी काम बहुत अच्छा होने लगेगा, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे उसका असर आपको दिखेगा। परफॉर्मेंस जो है वो प्लानिंग के जरिए इंप्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, CID ऑफ PMS, C से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, I से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, D से आता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। डिसीजंस लेने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा, जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए एक मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सही निर्णय लेना, सही डिसीजंस लेना, अच्छे डिसीजंस लेना। और वो तभी ले पाएगा जब वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, वो डरना नहीं है, वो हड़बड़ाना नहीं है। याद रखिए देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स तो होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर अचीविंग गोल्स। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। प्लानिंग के जरिए ही आप बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह चुन सकते हैं, और इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग होगी तो डिसीजन ले पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, यहां पर आपको अंडरलाइन करना है वेरियस अल्टरनेटिव आर देयर। Planning helps to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of the alternatives। यानी आपको सिर्फ ऐसे प्रेजेंट करना है कि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, अगर प्लानिंग होगी तो बेस्ट ऑप्शन चुन पाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को समझ पाएंगे। साथ ही साथ डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन टू अचीव प्री डिफाइंड गोल। अंडरलाइन कीजिए, टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल। पहले से हमारा मकसद तय होना चाहिए, और उस मकसद को तय करने के लिए हम परफेक्ट ऑप्शन जो लगता है उसे चुन लेते हैं। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस। यानी अगर प्लानिंग अच्छी है तो रैशनल यानी नॉर्मल डिसीजंस लेने में भी प्लानिंग मदद करती है। और इसीलिए CID क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इंप्रूव्स परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इंप्रूव्स परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इंप्रूव्स परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग। CID। उम्मीद करता हूं CID आप समझ गए होंगे दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, CID ऑफ PMS, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, और अभी हमने देखा D से डिसीजन मेकिंग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे सामने ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। या दोस्तों ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। इंपॉर्टेंस के अंदर ये पॉइंट लिख ही देना बिंदास। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हर मैनेजर का ये काम है कि भाई रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे। ये शब्द याद रखो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं उनका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, उनका ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम का मतलब ही है प्रॉपर यूज, पूरी तरह यूज होना चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में अंडरलाइन कीजिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहां पर, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इट आल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज
which bring, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण, हाइयर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स। या दोस्तों हाइयर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स यानी प्लानिंग कब होती है? अवेलेबिलिटी को देखकर होती है। पहली लाइन आपको ये लिखनी है, प्लानिंग इज डन बाय कीपिंग इनटू कंसीडरेशन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, then we allocate the resources for better efficiency and better results, यानी higher efficiency and better results. One can avoid wastage of resources by proper planning. तो ये अंडरलाइन करना है आपको, कुल मिलाकर के पहली लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। इसके बाद it also facilitates optimum utilization of resources for higher efficiency and better results, और आखिर में one can avoid wastage, one can avoid wastage। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है हमारा optimum use of resources का भी क्लियर हो जाता है बहुत ही आसानी से। हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, F से हमारे पास दो पॉइंट हैं, facilitates coordination, facilitates management function, facilitate coordination, facilitates management function। दो आसान से पॉइंट। facilitates का मतलब ही होता है हेल्प करता है। याद रखिए ये जो फंक्शन है ना प्लानिंग नाम का, ये प्लानिंग नाम का फंक्शन फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन को, हेल्प करता है दूसरे मैनेजमेंट के फंक्शंस को। अपने चैप्टर के अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग फंक्शंस आपको पढ़ाए गए हैं। हेनरी फेयोल कहता है भाई प्लानिंग करो, फोरकास्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, कंट्रोल करो, कमांड करो। ये जो अलग अलग वर्ड्स इसने यूज किए ये तो मैनेजमेंट के फंक्शन है। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ऐसे कई आंसर्स की प्लेलिस्ट भी बनाकर रखी है दोस्तों। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जब रिवाइज कर रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लानिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे फंक्शंस की भी मदद करती है। प्लानिंग जो है ये कोऑर्डिनेशन करने में मदद करती है। प्लानिंग ये जो है ये अदर मैनेजमेंट फंक्शन यानी फिर ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो, इन सभी फंक्शंस में मदद करती है। याद रखिए प्लानिंग तो शुरुआत है ना, प्लानिंग से ही तो शुरुआत होती है। आप क्लियर ऑब्जेक्टिव्स लेकर सबके सामने जाते हैं मीटिंग में और उनको बताते हैं कि भाई ये मकसद है, ये अचीव करना है, ये गोल्स है, ये टारगेट है, तभी तो वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाएंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। तभी वो लोग ऑर्गेनाइज ठीक से हो पाएंगे, तभी वो लोग कंट्रोलिंग करके स्टैंडर्ड्स को सेट करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए कहा गया है प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन आल्सो एंड अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आल्सो। यानी प्लानिंग एक जड़ है, एक रूट है। अगर प्लानिंग अच्छी हो गई ना तो बाकी सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को मदद मिलेगी। चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों टेक्स्ट बुक क्या कहती है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, इट रिड्यूसेस overlapping among activities। अंडरलाइन कीजिए reduces overlapping, reduces overlapping, reduces overlapping यानी कोई कंफ्यूजन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो हर डिपार्टमेंट सही से काम करेगा, फिर वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, पेमेंट वाला हो, रिसिप्ट वाला हो, ये लोग तालमेल से काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। याद रखिए दोस्तों ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर व्हिच इज कंसीडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। याद रखिए sound planning, underline sound planning interrelates all the activities। क्या लिखेंगे आप? sound planning interrelates all the activities। यानी अच्छी प्लानिंग अगर होगी ना तो सभी को साथ में लेकर चलेगी, इंटररिलेट करेगी एक्टिविटीज को, फिर वो कंट्रोलिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या कोई और फंक्शन हो, हर फंक्शन को इंटररिलेट करते हुए, एक दूसरे से जोड़ते हुए, सामंजस्य बनाते हुए बहुत ही अच्छे से निर्धारित समय में आपकी गोल्स अचीव करने में मदद प्रोवाइड करेगी। और इसीलिए कहा गया है दोस्तों यहां पर साउंड प्लानिंग इंटररिलेट्स ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। thus various departments, underline various departments work as per the overall plan and coordination is achieved according to the plan and coordination is achieved according to the plan and coordination is achieved। यानी प्लानिंग के जरिए आपका कोऑर्डिनेशन अचीव हो जाता है। सिमिलर सा पॉइंट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन के जैसा ही फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट इन द प्लानिंग स्टेज। हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि भाई गोल अचीव करे और गोल तो प्लानिंग में ही सेट हो जाता है। तो गोल जब सेट हो गया तो दूसरे फंक्शंस को उसी गोल के लिए काम करना है। यस, अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन। thus प्लानिंग फैसिलिटेट्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी बिना गोल के, बिना टारगेट सेट किए हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इसीलिए जब प्लानिंग अच्छी हो जाती है ना तो दूसरे मैनेजमेंट फंक्शंस को भी मदद मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से CID ऑफ PMS हम पढ़
रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सी से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आई से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, डी से डिसीजन मेकिंग, ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, एफ से 2 पॉइंट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट फंक्शंस हमने कर लिया। बचता है पीएमएस। तो अब 4 पॉइंट्स बचे हैं। 4 पॉइंट्स में पी से प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, पी से प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, एम से मिनिमाइजेस रिस्क और एस से सेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये 4 पॉइंट्स चलिए अब कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, यानी प्लानिंग के जरिए आप जब क्लियर कर देते हैं, सारा टारगेट्स बता देते हैं अपने मीटिंग्स के अंदर, आप एक सेट कर लेते हैं कि हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं, तो पाथ ऑफ एक्शन भी तैयार हो जाता है, एक रोड मैप बन जाता है कि इस दिशा में चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है और कुछ इस प्रकार हमें काम करना है। और इसीलिए कहा गया है दोस्तों, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। छोटा सा पॉइंट है, 3 लाइन का अंडरलाइन कीजिए यहां पर। ensures that the goals or objectives are clearly stated. 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 Planning से ही तो goals और objectives clearly बता दिए जाते हैं। They act as a guide and they provide direction. Underline, provide direction for doing the right things at the right time with the right way. Right thing, right time, right way. Right thing, right time, right way. Right thing, right time, right way. That is what is providing path of action. जब सही चीज सही टाइम पे और सही जगह पे सही समय पे हो जाएगी ना, तभी तो दोस्तों प्रॉपर प्लानिंग कहलाई जाएगी। और इसीलिए पाथ ऑफ एक्शन करेक्ट होगा। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए वो प्लानिंग से क्लियर हो जाता है और उसी से एक रास्ता मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक रास्ते पर चलने की राह मिल जाती है और हम आसानी से पाथ ऑफ एक्शन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग अगर होगी तो हम नए आइडियाज को मौका दे पाएंगे, हम आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर आखिरी पॉइंट यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इसमें आप लिख सकते हैं, इट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे शुरुआती फंक्शन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हिच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी दोस्तों प्लानिंग तो शुरुआत है ना, आप स्टार्ट ही प्लानिंग से करते हैं। आप अच्छी प्लानिंग करोगे तभी तो आप आगे जाकर दूसरे फंक्शंस को अच्छे से कर पाओगे। और इसीलिए शुरुआती दौर जब होता है ना, तब नए नए आयडियाज पे विचार विमर्श होता है। नवीन आयडियाजला आपण आपल्या समोर आणतो आणि त्यांनाच पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करतो। जब ये इनोवेटिव आइडियाज हमारे सामने शुरुआती दौर में आएंगे तो हम सोचेंगे कि हाँ प्रमोट किया जाए या नहीं। डायरेक्टली किसी नए नवेले खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में एंट्री नहीं दे दी जाती, उसे पहले डोमेस्टिक सीजन में खिलाया जाता है। वो डोमेस्टिक सीजन में क्या परफॉर्म कर चुका है वो देखा जाता है, उसने दूसरी लीग मैचेस कैसी खेली है वो देखा जाता है, फिर उसे बड़ा मौका दिया जाता है, फिर उसे प्रमोट किया जाता है। तो प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज जो है ये प्लानिंग स्टेज पर होता है। प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का और उस स्टेज पर जब ये काम होता है ना, तभी जाकर आगे वो आइडिया बड़ा बनता है और दूसरे फंक्शंस में भी मदद मिलती है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, अल्टीमेटली these innovative plan result into attainment of goals of the organization. It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the organization. यानी एक अच्छा आइडिया ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में बहुत जबरदस्त इंपटस देता है, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर आइडिया यहाँ पर शुरुआत में ही खराब आ जाता है या फ्लॉप हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होना मुश्किल हो जाता है। तो सही आइडियाज को प्रमोट करना ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर के लिए। और इसीलिए यहाँ पर प्लानिंग की बहुत प्रॉपर जरूरत पड़ती है। प्लानिंग के जरिए ही हम प्रमोट कर पाएंगे इनोवेटिव आइडियाज को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। एम से आता है मिनिमाइजेस रिस्क। आप जब अनप्लान्ड होते हैं ना तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है जब आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप एक प्लान के साथ चल रहे हैं, आप एक मकसद के साथ चल रहे हैं, तब जाकर दोस्तों आपका रिस्क जो है ना वो कम होने। दोस्तों कभी भी रिस्क को आप पूरी तरह से तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से तो रिस्क को निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर आप प्लानिंग से चल रहे हैं तो संकट का समय कितना भी गहरा क्यों ना हो, आप जरूर उसे पार कर लेंगे। और प्लानिंग ही रिस्क को मिनिमाइज करती है। और इसीलिए दोस्तों हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कि प्लानिंग रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं करता लेकिन मिनिमाइज करने में बहुत मदद करता है। छोटा सा पॉइंट हमें यहाँ पर यह समझाता है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक।
दूरदृष्टि, फोरकास्ट करना। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना वो फोरकास्टिंग टेक्निक से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या आगे जाके ट्रेंड हो सकता है, यही प्लानिंग है ना दोस्तों, आगे की सोचना। आगे की सोच कर जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप जो है रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। यानी दोस्तों अब जैसे हम कोरोना काल का ही एग्जांपल ले लें तो जो लोग पहले से ऑनलाइन बिजनेस में डील कर रहे थे उन्हें उतनी ज्यादा तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी, उतनी ज्यादा रिस्क उन्हें नहीं झेलना पड़ा। जब कोरोना काल में सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो वो लोग तो पहले से ऑनलाइन कर रहे थे। तो जब नए लोग नए तरीके से ऑनलाइन आए तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा कहीं ना कहीं। तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है अगर पहले से प्लानिंग होती है, अगर पहले से प्रॉपरली हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अंडरलाइन कीजिए लाइन को, चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विद प्रिवेंटिव मेजर्स। यानी आप प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्क को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आसान सा पॉइंट एम से मिनिमाइजेस रिस्क। अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर, एस फॉर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। एस फॉर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। दोस्तों हमारा आंसर बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, आंसर का नाम है सीआईडी ऑफ पीएमएस। सीआईडी ऑफ पीएमएस, सीआईडी ऑफ पीएमएस, जहां एस से अब हम पढ़ रहे हैं सेटिंग स्टैंडर्ड्स। किसका कितना काम है, कौन कितना काम करेगा वो पहले से तय होना चाहिए, उसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आ रहा है अटेंडेंस लगा रहा है चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टारगेट बेस्ड जब काम होगा, प्रॉपर प्लानिंग से जब काम होगा ना तो स्टैंडर्ड सेट होंगे और फिर एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा कि स्टैंडर्ड के नीचे काम कर रहा है या स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहा है या एग्जैक्ट स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है। यानी जो तय किया है उतना काम कर रहा है या तय से कम या तय से ज्यादा काम कर रहा है। इससे आपको एम्प्लॉइज की काबिलियत भी पता चल जाएगी और आसानी से आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है अचीव कर पाएंगे। इसीलिए आखिरी पॉइंट हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो फंक्शन है ना उसके स्टैंडर्ड्स भी प्लानिंग में सेट हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर कहा गया है कि सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डिविएशन। मैनेजर्स ये तय कर सकते हैं कि भैया जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना एम्प्लॉय उसके अनुसार काम कर भी रहा है या नहीं, कितना फर्क आ रहा है। इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सच डिविएशंस कैन बी ब्रिज्ड बाय कंट्रोलिंग स्टेप्स। यानी आसानी से हम स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डिविएशन को मैनेज कर सकते हैं अगर हमने प्लानिंग की है। आखिर में दोस्तों यहां कहा गया है देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय को अपना काम कितना करना है पता हो जाएगा, उसे पता रहेगा कि भाई मेरा सेट स्टैंडर्ड तो इतना है, मुझे इतना काम करना जरूरी है वरना मेरी पगार नहीं मिलेगी टाइम पे, भाई मुझे निकाल देंगे। कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड अगर सेट होगा ना तो एफिशिएंसी एम्प्लॉइज की बढ़ेगी और इस प्रकार दोस्तों प्लानिंग का इंपॉर्टेंस उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, आंसर का नाम सीआईडी ऑफ पीएमएस। सीआईडी ऑफ पीएमएस, सीआईडी ऑफ पीएमएस where C for clear objectives, I for improves performance, D से decision making, CID clear objectives improves performance decision making, clear objectives improves performance decision making। ऑफ के अंदर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सबसे कॉमन पॉइंट हर फंक्शन में लिखना है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफ से दोस्तों दो पॉइंट है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट फंक्शन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। यहां मैं दो लिख देता हूं दोस्तों, ये है एक और ये है दो, तो ऐसे दो पॉइंट्स हैं एफ से। इसके अलावा पीएमएस, तो पी से दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे है पॉइंट नंबर 1 promotes innovative ideas, यहां पे दो ले लीजिए, provides path of action, M से minimizes risk और S से setting of standards। दोस्तों आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर चैप्टर वाइज आंसर्स दिए गए हैं और डिटेल में सभी चैप्टर्स ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो चैप्टर वाइज रिवीजन भी कर सकते हैं और हमारी रिवीजन सीरीज में लगातार बने रहिए क्योंकि यहां हम आईएमपी क्वेश्चन बेस्ट
ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आपको मदद मिले इसलिए। तो दोस्तों पूरा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने दोस्तों तक, और अगर यार नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।